गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों के आरोपों को लेकर कल देर रात तक खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक हुई। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक करीब 4 घंटे ये बैठक चली है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक के बाद पहलवान मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। आज भी खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक होनी है। इधर आज तीसरे दिन पहलवान फिर से धरने पर बैठेंगे। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया था। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग की है। पहलवानों ने कुश्ती संघ पर मनमानी, तानाशाही और खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है और इन्हीं आरोपों को लेकर ये पहलवान पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन इनके प्रदर्शन का होगा। रात 10 बजे ये बैठक शुरू हुई और ये बैठक खत्म हुई लगभग 2 बजे के करीब। तो 4 घंटे लगभग बैठक चली और इस बैठक में अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने समझाने की कोशिश की पहलवानों को कि आप मान जाइए, हम आपकी जो बातें हैं, जो आपके आरोप हैं, उन पर गहनता से विचार कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके लिए खेल मंत्रालय को वक्त चाहिए। उन्होंने लिख दिया है, रिपोर्ट मांग ली है और शुक्रवार तक का बृजभूषण शरण सिंह रिपोर्ट देंगे खेल मंत्रालय को। उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि खेल मंत्रालय के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कुश्ती संघ को डिसॉल्व कर सके या कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा ले सके। वो अधिकार है भारतीय ओलंपिक संघ के पास, इसके अध्यक्ष हैं पीटी उषा। तो खेल मंत्रालय रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो मिलेगी बृजभूषण शरण सिंह से, उसके बाद ओलंपिक संघ को लिखेगा और ओलंपिक संघ कोई कार्रवाई कर सकता है। तो ये बात समझाने की कोशिश करी अनुराग ठाकुर की तरफ से, आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, आप धरने पर मत बैठिए। लेकिन पहलवानों ने कहा, देखिए कि आप वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, हम 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमने देश का नाम रोशन किया है, झंडा विदेशों में लहराया है, हर देश के नागरिक को गौरवान्वित करने की जो सुख है गौरवान्वित किया भी है। तो ऐसे में अब वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर आंक के जाएंगे, क्योंकि जब पहले दिन वो आए तो 30 लोग थे, जब गुरुवार को आए तो उनके साथ 200 से 250 पहलवान थे, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी सब थे। ऐसे में पीछे जाना मतलब गलत संदेश जाएगा। ऐसे में अब एक तरफ सरकार के कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। जो हमारी जानकारी है कि इस बैठक में फिलहाल तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अच्छे माहौल में बात हुई है। सुबह एक बैठक होगी जिसमें अनुराग ठाकुर फिर इन पहलवानों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि निष्कर्ष निकाल दिया जाए और इन पहलवानों को धरने पर ना बैठना दिया जाए। तो अब क्या शुक्रवार को पहलवान धरने पर बैठेंगे 10 बजे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पहलवान भी बिना मीडिया से बात किए यहाँ से गए हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से भी, खेल मंत्रालय की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर विचार होना बाकी है। अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, पहलवान यहाँ पर थे। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही कहा कि एक बैठक खेल मंत्रालय के साथ हुई, वो बेनतीजा रही। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अभी बोल रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी महिला पहलवान नहीं है जो ये सामने आके बोले कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके पास 5 से 6 महिला पहलवान हैं, लड़कियां हैं जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, वो सबूत के साथ सामने आ सकती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि उनको सामने लाया जाए, उनका मीडिया ट्रायल हो, सोशल ट्रायल हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो पुलिस के पास जाकर के FIR लिखाएंगे, अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार के स्तर पर ही ये पूरा मामला सुलझ जाए। नैतिक आधार पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है बृजभूषण शरण सिंह। वो कह रहे हैं कि उन पर आरोप सिद्ध करें, जो पहलवान लगा रहे हैं, सिद्ध हुए तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़ा अग्रेसिव बयानबाजी कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले, कॉमनवेल्थ में मेडल दिलाने वाले, एशियन गेम्स में मेडल दिलाने वाले, वर्ल्ड चैंपियन में मेडल दिलाने वाले जो पहलवान हैं, जिनको टर्फ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, अखाड़े में होना चाहिए, वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं विमल मोहन, जो ज्यादा जानकारी इस मामले पर हमें दे सकते हैं। विमल, पहलवान जिन्हें अभी कुश्ती के अखाड़े में होना चाहिए, दंगल में होना चाहिए, जिन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बैठक हुई 4 घंटे के लिए 10 से 2 बजे तक, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। आज क्या कुछ होने वाला है, क्या लगता है आपको?
कुछ हल निकलेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज इन्हें कैंप्स में होना चाहिए था। आज से कैंप भी शुरू था महिला पहलवानों का, लेकिन 2 दिनों से बैठे हुए और जो बातचीत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि 72, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 72 घंटे का वक्त दिया है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट को और रेसलिंग फेडरेशन को कि आप इसका जवाब दें। वो जब तक जवाब नहीं आता है कोई कार्रवाई मुझे होती भी नहीं दिखती है। और उस लिहाजन जो मेरी पहलवानों से बात हो रही है, आज सुबह से भी, कल रात में भी बातचीत हुई, वो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जरूर है कि कल भी कई दौर चले हैं बैठकों के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ। रात में 10 बजे से 2 बजे रात तक खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर और कई सारे अधिकारियों, स्पोर्ट्स डीजी, साइड डीजी के साथ बैठक हुई। और मेरी जो जानकारी है, जो खिलाड़ी लगातार कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, कल कई वहां पहलवानों से बात हुई कि कुछ जो लड़कियां वहां आई भी हैं, लेकिन वो सोशली या मोरली मीडिया ट्रायल बेशक नहीं चाहती हैं। और जाहिर तौर पर हरियाणा में अगर गांव घरों की लड़कियां हैं, अगर वो आती हैं तो पूरे गांव समाज में ये बात फैलती है। तो वो चाह रहे हैं कि एक फैसला पहले बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दें, वो या नैतिक आधार पर दें, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्योंकि 72 घंटे का वक्त दिया है, बगैर जवाब लिए उनका वो फैसला नहीं ले सकते। और वैसे भी उनके जो बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफे का फैसला है या जो रेसलिंग फेडरेशन की जो बात है, उसका फैसले का अधिकार, रेसलिंग फेडरेशन को बर्खास्त करने का अधिकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास तकनीकी रूप से नहीं है। वो भारतीय ओलंपिक संघ एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर और उसकी एक प्रक्रिया है, उसके थ्रू कर सकता है। लेकिन एक रास्ता जो हो सकता है, क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बृजभूषण शरण सिंह स्टेप डाउन कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको इतना टाइम हो गया विमल स्पोर्ट्स कवर करते हुए, पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था कि अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ जाए? मैं कुश्ती की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी गेम में। देखिए, हेड ऑन मैंने कभी नहीं देखा 20-25 साल में खिलाड़ी और जो अध्यक्ष हैं उनके बीच में, खासकर इस तरह से जंतर मंतर पे या कहीं भी धरना प्रदर्शन को लेकर और उसके इस्तीफे की मांग, इस तरह का मसला हुआ है। 2010 अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो हॉकी खिलाड़ी जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे और सुरेश कलमाड़ी उस समय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उनको आकर इस मसले को सुलझाना पड़ा था। लेकिन वो पे हाइक का मसला था, डीए का मसला था, और उन्होंने भी यही कहा था खिलाड़ी कि हम खेलेंगे नहीं जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। और ये बड़ा मसला हुआ था क्योंकि उस वक्त हर खबर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों से जोड़कर देखी जा रही थी और बहुत बड़ा ये मसला हुआ था। लेकिन इस तरह का ये अपना एक तरह का अकेला मसला है जहां पे किसी खेल संघ के अध्यक्ष पे यौन शोषण के आरोप लगे हों, और जाहिर तौर पर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है, दोनों तरह की बात है। खिलाड़ियों को सबूत और गवाह पेश करने चाहिए। और एक रास्ता ये जरूर हो सकता था कि बृजभूषण शरण सिंह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जांच होने दें और स्टेप डाउन करें। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज भी धरने पर है पहलवान, आज तीसरे दिन का उनका प्रदर्शन रहेगा। आज भी हालांकि बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। वहीं पहलवान रवि दहिया ने एक वीडियो जारी कर लोगों के साथ जुड़ने की अपील की है, देखिए। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवानों से, सभी कोचों से, मैं जो भी कुश्ती जगत से जुड़े हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भी जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों से कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन बृजभूषण सिंह पहले भी अपने कई बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। कौन है बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर लगे आरोपों पर सरकार क्यों संभल कर चल रही है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर सन्नाटा है और बाहर पुलिस फोर्स। यहां से महज 500 मीटर दूर जंतर मंतर पर कुश्ती के कई नामी खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण सिंह बीते 1 दशक से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब बृजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये समेत यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। सरकार ने इन आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा है, लेकिन बृजभूषण सिंह इन आरोपों को नकार रहे हैं और विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत
हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ ब्रजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है, ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। कल का दिन देश के खेल जगत के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, काला अध्याय। हमारी मांग है कि न्याय हो। जो आपराधिक आरोप लगे हैं उसमें कानून का तकाजा यह है कि आपराधिक आरोपों में आपराधिक मामले दर्ज हों, तो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित तरीके से उस इंक्वायरी देश के सामने, पूरे देश के सामने वो इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट दे। ब्रजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। दबंग छवि और बेबाक बयानों के चलते वो कई बार अपनी ही सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। वो चाहे 2 साल पहले भरे मंच पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की घटना हो या राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध हो, यहां तक कि पिछले साल अपने ही योगी सरकार को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि बोलूंगा तो बागी कहलाऊंगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरासर गलत आरोप है, किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं, किन्हीं कारणों से उन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है। 35 वर्षों से मैं सांसद जी को जानता हूं, न इनका कभी इस तरह का स्वभाव रहा है, न इस तरह का कर्म रहा है। ब्रजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के असरदार नेता माने जाते हैं और बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद जैसे शहरों में इनका खासा राजनीतिक रसूख है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर लगे पहलवानों के ये पोस्टर कभी उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते थे, लेकिन अब इन्हीं पहलवानों के धरने से ब्रजभूषण की राजनीतिक किरकिरी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी एक पहलवान रह चुके हैं और अब तक वो अपने विपक्षियों को पटखनी देते आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है और सभी अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। गोंडा से अनुराग सिंह, कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली में महिला सुरक्षा की। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि बुधवार रात को नशे में एक गाड़ी वाले ने उनके साथ बदसलूकी की। वो रात को महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तभी एक गाड़ी वाले ने उनसे छेड़छाड़ की कोशिश की। इन्होंने जब उसे पकड़ा तो गाड़ी वाले ने गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर उन्हें घसीटा। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है। कहा है कि अगर दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए। एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी
तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। एम्स बस स्टॉप के बैक साइड गाड़ी नंबर बलिनो व्हाइट कलर वाले ने लेडी की तरफ गलत इशारे किए हैं और लेडी को घसीटा है, पर लेडी बच गई। गाड़ी में जो इंसान था, शख्स था, 47 साल की उम्र है उसकी, उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इमीडिएटली उसको मेडिकल के लिए भिजवाया गया। उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल कंटेंट निकला। सब्सिक्वेंटली स्वाति मालीवाल जी का स्टेटमेंट लिया गया और उनका भी मेडिकल कराया गया। तत्पश्चात हमने प्रॉम्प्टली केस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की और इस मामले में कोटला मुबारक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है और अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है स्वाति मालीवाल ने जो जारी किया है। देर रात सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंची थी और उसी दौरान एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी की। ना सिर्फ बदसलूकी की बल्कि गाड़ी से करीब 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा भी है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल और दिल्ली में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंची थी देर रात को। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आई थी कि दिल्ली में लड़कियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जायजा लेने के लिए पहुंची थी और उस दौरान उनके साथ एक गाड़ी वाले ने बदसलूकी की। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बृजभूषण। पैतृक आवास पर मौजूद हैं वो भाजपा सांसद और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पहलवानों का तीसरे दिन का प्रदर्शन है और बृजभूषण शरण सिंह को 72 घंटे का समय दिया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोपहर 12 बजे अपने पैतृक आवास पर। आपको बता दें कि यहाँ वाले आवास पर मीडिया का जमावड़ा है, यहाँ वो नहीं मौजूद थे, अपने पैतृक आवास पर पहुंचे हुए हैं और वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर संगीन आरोप लगाए हैं पहलवानों ने। तो फिलहाल विष्णुहरपुर में मौजूद हैं। दिल्ली से देर रात नवाबगंज के विष्णुहर पहुंचे हैं सांसद। फिलहाल मीडिया से 12 बजे मुखातिब होंगे, पीसी करेंगे, सवालों के जवाब देंगे और अपनी बात रखेंगे। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, ये उन्होंने पहले कहा था। जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें देंगे। रवीश, अभी खबर मिली है कि 12 बजे पीसी करेंगे, 72 घंटे का समय लगभग पूरा होने वाला है। क्या लगता है क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने अब ये साफ कर दिया है और ये कहा है कि उनके खिलाफ में राजनीतिक साजिश हुई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महिला पहलवानों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया है। यानी बृजभूषण शरण सिंह के जो तेवर हैं वो नरम नहीं पड़े हैं। अभी वो अपने जो गृह जनपद है गोंडा, वहां पर मौजूद हैं और नंदिनी नगर, एक नवाबगंज के बाद पास में उनका कॉलेज है, तो नंदिनी नगर के कॉलेज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता है कि कल जो है वो सुबह सुबह वो गोंडा निकल गए थे और अपने गृह जनपद में, और उसके बाद में उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आप देखिए कि इस पूरे मामले को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी भी मंत्री ने, किसी भी जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आधिकारिक कोई बयान उस तरीके से नहीं दिया है। तो अभी इस पूरे मामले पर सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक जो रसूख है वो काफी ज्यादा है और बृजभूषण शरण सिंह अवध क्षेत्र के काफी प्रभावशाली नेता बीजेपी के माने जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए भी एकाएक कोई सख्त कदम उठाना जो है वो परेशानी भरा हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के जो तेवर हैं वो उसी तरीके से बने हुए हैं। परसों उन्होंने जो है वो पहले दिन
जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तब भी वो यही बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ में है। वो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से जो है वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। अब आखिर एकाएक क्यों आरोप लगा है? अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सरकार के साथ में भी उनके जो समीकरण है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, जब वो बयान भी देते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी उनका जो रसूख है, राजनीतिक रसूख है, उसी का ये परिणाम है कि कोई भी आधिकारिक तौर पर आप देखिए कल भी बैठक हुई है 4 घंटे, लेकिन अनुराग ठाकुर ने कोई मीडिया के सामने बयान नहीं दिया है। तो इस पूरे मामले पर सरकार संभल कर चल रही है, लेकिन आज जो 12 बजे वाली पीसी होगी वो बहुत ही आरजू जो है वो धमाकेदार पीसी होगी, क्योंकि उसमें तमाम सारी बातों का वो जवाब देंगे। कई सारे लोगों के ऊपर में इशारों में आरोप भी वो लगा सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि 12 बजे वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश। बिल्कुल रवीश, और देखने वाली बात होगी कि वो इशारों में नाम लेते हैं या फिर सामने से वो वार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि पर्दाफाश करूंगा 12 बजे। 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हालांकि इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। आज जम्मू से शुरू हुई। आज इस यात्रा में शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हो रहे हैं। कल शाम को यात्रा पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंची थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौटा हूं। जिस धरती से मेरा परिवार आया था, मैं वहां पैदल चलकर लौट रहा हूं। यहां हर कोई आहत है और हर कोई पीड़ित है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ सहा है और मैं यहां आपके दुख को साझा करने के लिए आया हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम चरण है। बता दें, यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा। कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को भी आने का न्योता दिया है। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता 5-6 दिन चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। 4 महीने में हम यहां तक पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। ये कठुआ पहुंच चुकी है यात्रा और इसमें आज संजय राउत भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को ये यात्रा श्रीनगर पहुंच जाएगी। 30 जनवरी को इसका समापन होना है और समापन का जो कार्यक्रम होगा उसमें कई राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है और कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कल ही दाखिल हुई ये यात्रा और आज जम्मू से शुरुआत हुई है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कठुआ से सामने आई हैं, जहां पर पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के विवादित बयान बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला दिग्विजय सिंह के गढ़ राघौगढ़ का है। पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जो कांग्रेसी लोग हैं वो धीरे धीरे इस ओर जाएं, क्योंकि 2023 में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। देख लेना, मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। और देखो भैया, जो भी कांग्रेसी लोग हों वो धीरे धीरे करके चुपचाप सर गया, क्योंकि नहीं तो 23 में भी सरकार भाजपा की बनेगी। फिर देख रही हो मामा का बुलडोजर खड़ा है तैयार। अरे वैसे
मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में 6 से 14 साल आयु वर्ग की 97.4% छात्राएं स्कूल जा रही हैं, लेकिन कुल बच्चों के स्कूल जाने के मामले में राज्य की हालत बेहद खराब है। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। असर 2022 की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 19,000 स्कूल पूरे देश भर के 616 से ज़्यादा ज़िलों में और लगभग 7 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, और उसमें कई सारी ऐसी बातें मिली हैं जो थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं, खास करके सरकारी स्कूलों के संदर्भ में। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा का ये प्राथमिक स्कूल सामुदायिक भवन से चलता है। पहली से 5वीं तक के 95 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कोरोना के बाद पहली में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन 5वीं में बच्चे कम हो गए हैं। कई बच्चे गणित अंग्रेजी में कमजोर हैं, कई बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। 35। असर से पहले शिक्षा विभाग की सर्वे रिपोर्ट में ही बताया गया था कि राज्य में पहली से तीसरी में पढ़ने वाले 25 लाख बच्चों में से करीब 79% बच्चे अक्षर तक नहीं पहचान सकते, 75% बच्चों को शब्द नहीं आते, 85% बच्चे वाक्य तक नहीं बना पाते। सक्षम ने मुझे अभी पहाड़ा बहुत अच्छे से सुनाया था, लेकिन अभी पहली में है, ये पहली में है, तो इन्हें हिंदी अभी पढ़ने में पूरा वाक्य बनाने में दिक्कत आ रही है। भव्यांश कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट में। आपको पहाड़े याद है? कौन से? 3 का बता दो। चलो भव्यांश 3 का पहाड़ा सुनाएगा मुझे, जल्दी बताओ। 3 हाँ, अरे 3 दूनी 6 तुम पेट में रख लिया तुमने। कौन थे गांधी जी? ये वाले गांधी ये वाले गांधी जी राष्ट्रपिता थे। SCR 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उपस्थिति के मामले में मध्य प्रदेश बिहार के बाद देश का दूसरा सबसे खराब राज्य है। मध्य प्रदेश देश के उन 3 राज्यों में है जहां महामारी के बाद निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। रोजगार नहीं था तो उनके मोबाइल में डाटा नहीं होता था चलाने के लिए, तो इसमें हमने मोहल्ला क्लास भी लगाई थी। तो मैं खुद भी जाती थी अपना मोबाइल लेके, मास्क वास्क लगा के, और बच्चों को कुछ काम करवाती थी मोहल्ले में क्लास दे जाके। लेकिन फिर भी हम जितना चाह रहे थे, बच्चों से उम्मीद कर रहे थे, उतना तो नहीं बच्चे सीख पाए हैं। बच्चों का स्तर थोड़ा सा पीछे तो हुआ है, लेकिन यह है ना कि बच्चे प्रयासरत हैं, और हम भी अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को हम उसी ग्रेड पर ला सकें जिस पर वो उनको होना चाहिए। भाग के सवाल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और जोड़ घटाना तो ये लोग कर लेते हैं, और इंग्लिश में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन इंग्लिश में फिर भी बच्चे काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम इनके लिए पूरे प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में 1,54,064 स्कूल हैं। इनमें से 21,077 ऐसे हैं जिनमें एक ही शिक्षक है। शिक्षकों के राज्य में 87,630 पद खाली पड़े हुए हैं। अब इससे बेहतर इन बच्चों के और इनके संघर्ष को और किन शब्दों में बयां किया जा सकता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्होंने मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो में कुछ दूर तक यात्रा भी की, और इस दौरान उन्होंने आम लोगों और छात्रों से खास तौर पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को मेट्रो में समय बचने पर क्या करना चाहिए, ये सलाह भी दी। साथ ही छात्रों से पूछा भी कि अब मेट्रो रूट बन जाने से उनका कितना समय बचेगा। यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो कर्मचारी भी रहे, जिनके साथ पीएम ने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मेट्रो की यात्रा की।
जाना आने का दोनों मिला के एक टाइम का 1.5 घंटा आराम से काफी बच जाएगा। कितना बचेगा? कम से कम 40 इसका क्या उपयोग करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अच्छा, एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? समय बचता है तो कम से कम 15 मिनट योगा करेंगे? करेंगे जरूर। नहीं करेंगे? करेंगे मुश्किल काम है, करेंगे जरूर करेंगे, तो खुद को करना पड़ता है। तो कल शाम को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंचे थे मेट्रो के 2 नए रूट का उद्घाटन करने के लिए। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में यात्रा भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपने वीडियो भी देखा। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने छात्रों से पूछा कि अब कितना समय उनका ये नए रूट बन जाने से बचेगा और इस समय का उपयोग वो अपनी जिंदगी में कैसे करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यहाँ पर योग करने की सलाह भी दी। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। जाना आने का दोनों मिला के एक टाइम का 1.5 घंटा आराम से काफी बच जाएगा। कितना बचेगा? कम से कम 40 इसका क्या उपयोग करेंगे? पढ़ाई करेंगे। अच्छा, एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? समय बचता है तो कम से कम 15 मिनट योगा करेंगे? करेंगे जरूर। नहीं करेंगे? करेंगे मुश्किल काम है, जरूर करेंगे, तो खुद को करना पड़ता है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर कई संगीन आरोप पहलवान लगा रहे हैं, वो आज दोपहर को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गोंडा में होगी। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, जिसका वो पर्दाफाश करेंगे। इससे पहले भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों के आरोपों को लेकर देर रात खेल मंत्री और पहलवानों के बीच एक बैठक हुई। रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बैठक चली है। 4 घंटे की बैठक में कोई फैसला हालांकि नहीं हो सका। बैठक के बाद पहलवान भी मीडिया से बात किए बिना चले गए। आज भी खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक होनी है। इधर आज तीसरे दिन भी पहलवान फिर से धरने पर बैठ रहे हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को जवाब देने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप है और उन्हें हटाने की मांग की गई है। पहलवानों ने कुश्ती संघ पर मनमानी, तानाशाही और खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। ये आपको बता दें कि तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल भी एक बैठक चली, 4 घंटे की बैठक देर रात चली है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। लेकिन इस बैठक में कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसके बाद पहलवान मीडिया से मुखातिब हुए बिना ही चले गए। आपको बता दें, आज तीसरे दिन का उनका प्रदर्शन हो रहा है। आज भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण को हटाया जाए। जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूंगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, आज तीसरे दिन का प्रदर्शन है, क्या शुरू हो चुका है? आज इस प्रदर्शन में कौन कौन नजर आ रहा है? आज देखिए, अभी प्रदर्शन तो जंतर मंतर पर शुरू नहीं हुआ है। कुछ देर के बाद में यहाँ पर पहलवानों के आने की संभावना है, लेकिन जो सेकेंड राउंड की बैठक अनुराग ठाकुर के साथ में पहलवानों की होगी, वो बताया जा रहा है वक्त तकरीबन 10:30 बजे के आसपास में। उससे पहले यहाँ पर जंतर मंतर पर जरूर पहलवान इकट्ठा होंगे, अपनी स्ट्रेंथ का जो प्रदर्शन है वो करेंगे। उसके बाद वो सेकेंड राउंड की बातचीत करने के लिए अनुराग ठाकुर के पास में जाएंगे। देखिए, इस पूरे मामले को 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन के बाद में अभी तक जो खेल मंत्रालय है उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन से केवल इन आरोपों पर जवाब मांगा है।
अभी तक जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका नाम लेकर कोई भी सरकार ने आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। अभी आपने बयान अनुराग ठाकुर का सुना, उसमें भी वही वो बात कह रहे थे कि शिकायत मिली है और इस शिकायत के आधार पर वो जवाब तलब कर रहे हैं। आज का दिन जो है आरजू वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ पहलवान तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, वहीं आज ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि अपने बेबाक अंदाज और दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी एक धमाकेदार 12 बजे के करीब में पीसी होगी। और उस पीसी से पहले उनके जो तेवर हैं वो बहुत ही तीखे तेवर हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, कहीं न कहीं महिला पहलवानों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ है, ये भी उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खेल के प्रति जो है वो आरोप लग रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो ये सारा जो है वो मैनेज करवा रही है। तो 3-4 उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं और आज देखना होगा कि 12 बजे वो क्या कहते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी इस तरीके के जो बयान है वो बेबाकी के साथ में देते रहे, अपनी ही सरकार के खिलाफ में कई बार वो बयान दे चुके हैं और 1 दशक से ज्यादा समय से वो जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा। और आज अंतिम दिन भी है, यानी जो 72 घंटे की मियाद है खेल मंत्रालय की, वो भी आज पूरी हो रही है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरजू जो जवाब रेसलिंग फेडरेशन देगा सरकार को, उसके भी कहीं न कहीं संकेत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलेंगे कि आखिर क्या क्या जवाब जो है वो देने वाला है खेल मंत्रालय को। लेकिन अभी तक का जो तेवर हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के बिल्कुल नरम नहीं है और आज भी 12 बजे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तमाम सारे खुलासे जो है वो कर सकते हैं। इधर पहलवान भी आज जो है अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद यही है कि आज और ज्यादा जो है वो पहलवान इकट्ठा होंगे, क्योंकि तमाम सारे पहलवानों के वीडियो सर्कुलेट हुए हैं, उसमें उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तो ये पूरा मामला जो है वो अब बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक ऐसे मुकाम की ओर जा रहा है जहां पर अब कुछ भी हो सकता है। हालांकि सरकार अभी तक इस मामले पर बहुत ही संभल कर कदम चल रही है। आप तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बना के रखिए। हमारे साथ विमल मोहन भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। विमल, जैसे आपने सुना, रवीश ने भी कहा आज बड़ा दिलचस्प दिन भी है, क्योंकि आज एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 12 बजे, लेकिन उससे पहले बैठक होने वाली है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैठक जो होने वाली है खेल मंत्री के साथ, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही फैसला ले लिया जाएगा? लगातार कहा जा रहा है कि ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा जो है उनको खिलाफ चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनको फंसाने की साजिश जो है वो की जा रही है। लेकिन विमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको ठीक से तो नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन जो मैंने जो आपका क्रक्स समझा क्वेश्चंस का, उसका देखिए जो भी मसला हो रहा है वो 3 दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन और अभी हम खेल मंत्री के घर के बाहर है, जहां पे रात 2 बजे तक मीटिंग हुई थी। जो मीडिया है उसका 2 जमावड़ा है, एक यहाँ पर है और एक जंतर मंतर पे है, जहाँ पे पहलवान आने वाले हैं और उसके बाद पहलवान यहाँ आएंगे। लेकिन जो अभी तक जो एक डेडलॉक बना हुआ है, जो आपस में जो रास्ता नहीं निकल रहा है, मुझे एक लग रहा है जो इसमें जो थर्ड फैक्टर है उसको जरूर सामने आना चाहिए। हालांकि पीटी उषा, क्योंकि इस पे जो अगर रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ कोई फैसला लेना है तो मैं आपको याद दिला दूं, एक बारी केपीएस गिल के खिलाफ जो फैसला लिया गया था वो आयोग को लेना पड़ा था और आयोग को ही एक अधिकार है कि जनरल बॉडी में मीटिंग लाके स्पोर्ट्स कोड के तहत लाके अगर कोई इस पे बातचीत कर सके या रेसलिंग फेडरेशन से जवाब तलब कर सके। जो इंडिविजुअल लेवल पे लीगल मसले के तहत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उनसे 72 घंटे का जवाब की जो मोहलत दी है वो एक रास्ता है, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कितना इस पे फैसला ले सकती है ये देखने वाली बात होगी। आयोग को इस पे आगे आना चाहिए। पीटी उषा ने हालांकि कल एक अपील की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आईओए को थोड़ा प्रोएक्टिव रोल दिखाकर उनको बातचीत करनी चाहिए खिलाड़ियों से भी, और वहां जाकर उन्होंने ये जरूर कहा कि खिलाड़ी आके बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि आईओए को अब आगे आकर खिलाड़ियों से भी और ब्रजभूषण शरण सिंह से भी, WFI से भी बातचीत करनी चाहिए, तभी ये रास्ता निकलता हुआ दिखता है, वरना फिलहाल एक टकराव की स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज तीसरे दिन का प्रदर्शन है, पहलवान आज फिर से प्रदर्शन करने वाले हैं। साथ ही आज बैठक भी होनी है खेल मंत्री के साथ। हालांकि बैठक देर रात को भी हुई थी, 4 घंटे की ये बैठक थी, लेकिन कुछ फैसला नहीं हो पाया। वहीं आज ब्रजभूषण शरण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, करीब 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो पर्दाफाश करने वाले हैं। आज देखने वाली बात होगी कि क्या अपडेट और निकलकर सामने आता है।
वहीं पहलवान रवि दहिया ने भी एक वीडियो जारी किया और लोगों से जुड़ने की अपील की है इस प्रदर्शन में। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम सभी पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुश्ती बचाने के लिए। मैं सभी अपने पहलवानों से, सभी कोचों से, मैं जो भी कुश्ती जगत से जुड़े हैं, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी भी जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर खिलाड़ियों के गंभीर आरोप से कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बृजभूषण सिंह पहले भी अपने कई बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। कौन है बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर लगे आरोपों पर सरकार क्यों संभल कर चल रही है, ये रिपोर्ट देखिए रवीश रंजन शुक्ला की। 6 बार के सांसद रहे बृजभूषण सिंह के दिल्ली के घर पर सन्नाटा है और बाहर पुलिस फोर्स। यहां से महज 500 मीटर दूर जंतर मंतर पर कुश्ती के कई नामी खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण सिंह बीते 1 दशक से रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब बृजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये समेत यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। सरकार ने इन आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा है, लेकिन बृजभूषण सिंह इन आरोपों को नकार रहे हैं और विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। कल का दिन देश के खेल जगत के इतिहास में काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा, काला अध्याय। हमारी मांग है कि न्याय हो। जो आपराधिक आरोप लगे हैं उसमें कानून का तकाजा यह है कि आपराधिक आरोपों में आपराधिक मामले दर्ज हों, तो सीबीआई की जांच हो, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित तरीके से उस इंक्वायरी देश के सामने, पूरे देश के सामने वो इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट दे। बृजभूषण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। दबंग छवि और बेबाक बयानों के चलते वो कई बार अपनी ही सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। वो चाहे 2 साल पहले भरे मंच पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की घटना हो या राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध हो, यहां तक कि पिछले साल अपने ही योगी सरकार को ये कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि बोलूंगा तो बागी कहलाऊंगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सरासर गलत आरोप है। किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जिनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए हैं, किन्हीं कारणों से उन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है। 35 वर्षों से मैं सांसद जी को जानता हूं, न इनका कभी इस तरह का स्वभाव रहा है, न इस तरह का कर्म रहा है। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के असरदार नेता माने जाते हैं और बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद जैसे शहरों में इनका खासा राजनीतिक रसूख है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर लगे पहलवानों के ये पोस्टर कभी उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाते थे, लेकिन अब इन्हीं पहलवानों के धरने से ब्रजभूषण की राजनीतिक किरकिरी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी एक पहलवान रह चुके हैं और अब तक वो अपने विपक्षियों को पटखनी देते आए हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कठिन है और सभी अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। गोंडा से अनुराग सिंह, कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि बुधवार रात एक गाड़ी वाले ने उनके साथ बदसलूकी की। वो रात को महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तभी एक गाड़ी वाले ने उनसे छेड़छाड़ की कोशिश की। इन्होंने जब उसे पकड़ा तो गाड़ी वाले ने गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर उन्हें घसीटा। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है। कहा है कि अगर दिल्ली में महिला आयोग के अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए। एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। एम्स बस स्टॉप के बैक साइड गाड़ी नंबर बलिनो व्हाइट कलर वाले ने लेडी की तरफ गलत इशारे किए हैं और लेडी को घसीटा है, पर लेडी बच गई। गाड़ी में जो इंसान था, शख्स था, 47 साल की उम्र है उसकी, उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इमीडिएटली उसको मेडिकल के लिए भिजवाया गया। उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल कंटेंट निकला। सब्सिक्वेंटली स्वाति मालीवाल जी का स्टेटमेंट लिया गया और उनका भी मेडिकल कराया गया। तत्पश्चात हमने प्रॉम्प्टली केस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की और इस मामले में कोटला मुबारक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है और अक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू से शुरू हो गई है। आज इस यात्रा में शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हो रहे हैं। कल शाम को यात्रा पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर के लखनपुर दाखिल हुई थी। जम्मू में राहुल की यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम चरण है। यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और फिर 30 जनवरी को इसका समापन होगा। कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया है। जम्मू कश्मीर में आना इस यात्रा को एक अपने आप बड़ी बात है। देश जोड़ने की शुरुआत यहाँ से ही होनी चाहिए और इसलिए शिवसेना की तरफ से मैं भी यहाँ आया हूँ। देश का माहौल बदल रहा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश में एक आवाज उठाने वाला नेता के तौर पर मैं राहुल गांधी को देखता हूँ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर कल ही पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और आज जम्मू से शुरुआत हो चुकी है। अभी कठुआ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर संजय राउत भी शामिल हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई थी ये यात्रा और 30 जनवरी को इसका समापन होगा।
27 जनवरी को श्रीनगर में प्रवेश कर जाएगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। 30 जनवरी को जो समापन कार्यक्रम होना है उसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। नजीर मसूदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी हमें देंगे। नजीर, अभी कठुआ से चली है ये यात्रा, संजय राउत इसमें शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन से नेता हैं और किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं? देखिए, जो विजुअल तस्वीरें खुद बताती हैं कि पहले सिक्योरिटी के कितने कड़े इंतजाम किए हैं, कितनी बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो राहुल गांधी का वहां उसके साथ चल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ जैमर्स भी लगे हैं, काफी गाड़ियां भी आप देख सकते हैं पीछे। तो दूसरी चीज अहम है, जो मौसम की वजह से राहुल गांधी को पहली बार आज जैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि सवेरे से यहाँ थोड़ी बारिश हो रही थी। और जो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, और कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, और मौसम के ख्याल से और कपड़े लगाने पड़ेंगे। ये जो एक अहम पड़ाव है इस यात्रा का, और आखिरी पड़ाव, जैसे हम जानते हैं 125 दिन बाद अब जम्मू कश्मीर से इस यात्रा का आगाज हुआ है, और अगले 10 दिन में कठुआ से आज से यहाँ श्रीनगर पहुंच जाएगा। और जो आगे बढ़ जाएगा, सर्दी की लहर भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, बानिहाल में टनल के पास आज भी बर्फबारी हुई, तो बानिहाल टनल उनको क्रॉस करनी है 26 तारीख पे, जब वो तो उस बाद कश्मीर घाटी में अकेले जब वो सवेरे निकले तो काफी ठंड थी, लेकिन घेरना पड़ा। जी, शुक्रिया आपका नजीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कठुआ में है यात्रा, जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये अंतिम चरण है, क्योंकि 30 जनवरी को इसका समापन होना है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट्स का उद्घाटन किया। पीएम ने मेट्रो में कुछ दूर तक यात्रा भी की, और इस दौरान उन्होंने वहां पर उपस्थित आम लोग और छात्रों से मुलाकात की, बातचीत की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को मेट्रो में समय बचने पर क्या करना चाहिए ये भी बताया। उन्होंने सलाह दी कि योगा जरूर करें। यात्रा में प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो कर्मचारी रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मेट्रो में यात्रा की। जाना आने का दोनों मिला के एक टाइम का 1.5 घंटा आराम से तो अभी बच जाएगा। कितना बचेगा? कम से कम 40 इसका क्या उपयोग करेंगे? पढ़ाई करेंगे। हाँ, अच्छा, एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? समय बचता है तो कम से कम 15 मिनट योगा करेंगे? हाँ, करेंगे जरूर। नहीं करेंगे? करेंगे। मुश्किल काम है, करेंगे जरूर करेंगे, तो खुद को करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में देश के 71,000 युवाओं को सरकारी विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी इतनी बड़ी तादाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री चयनित युवाओं को संबोधित करेंगे, उसके लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। पीएम मोदी सरकारी अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर्स, एसआई, कांस्टेबल, क्लर्क, डाक सेवा, इनकम टैक्स जैसे कई विभागीय कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट आप देख पा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि रोजगार मेले में जहां युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इसी कड़ी में 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी पदों पर चयनित करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज करीब 10:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इन 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया है। जीत का अंतर कम है, पर अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए क्रॉस ओवर मैच भारत खेलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से खबर है, जहां के छिंदवाड़ा में सोमवार को सराफा कारोबारी पर कार्बाइन से हमला करने वाले शख्स का यूपी कनेक्शन सामने आया। आपको बता दें कि जिस कार्बाइन से फायरिंग की गई वो यूपी के मोहम्मदाबाद से विधायक शोएब मंसूरी के गनर की हत्या कर लूटी गई थी। शोएब यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी का भतीजा है। जाने मत देना, पकड़ उसको। सोमवार सुबह लगभग 9:45 बजे छिंदवाड़ा के छोटी बाजार में दुर्गा ज्वेलर्स में अचानक एक नकाबपोश शख्स घुसा। दुकान के मालिक सोहन ताम्रकार से गहने नकदी मांगे, बात नहीं मानने पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने धोखा दे दिया। मौका देखकर पड़ोसियों ने उसे पकड़ा और खूब पीटा। मैं सामने खड़ी थी, सोहन भैया ने मेरे को बुलाया कि भाभी इधर आ, तो मैं साधारण तौर पे चली गई और वो उन्होंने बंदूक देखा तो मैं पीछे वापस हो गई। तो मैं मेरे ऊपर बंदूक मारा तो मैं बैठ गई, तो वो दुकान के अंदर घुस गई मेरी। तो दोबारा मैं लट्टू लेके दौड़ी, तब तक फिर वो दौड़ा मेरे पीछे, तो लेडीज थी, मैं भाग गई बाहर। सोहन भैया को मारा उन्होंने 2 गोली। चाचा ने बोले क्या नाटक है, तुमने हवाई फायर की एकदम से, तो मैंने उसको स्टूल फेंक के मारे। तो लड़का बाहर आया तो चाचा ने बोले पुलिस को फोन लगा। हम लोगों ने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस का फोन नहीं लग रहा था शुरू में। फिर बाद में उसने क्या करा, हमारे भाई लोग के ऊपर हवाई फायर किया। फिर हम लोग बच गए, भाभी के ऊपर फायर किया, भाभी भी बच गई। फिर एकदम गाड़ी लेके भगने को तो मैं और आयुष शुक्ला हम लोगों ने उसको पकड़ के लट खूब मारे। तब वो हदमारा हुआ, तब जाके स्थानीय लोग आए, तब जाके वो सरेंडर हो पाया, नहीं तो वो भाग जाता था। घायल सोहन ताम्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। उधर कार्बाइन से हमले का यूपी कनेक्शन निकला। पता लगा अक्टूबर 2022 में समाजवादी पार्टी विधायक शोएब अंसारी के गनर से आरोपी संदीप यादव का ट्रेन में झगड़ा हुआ। झगड़े में गनर की हत्या हो गई। संदीप अपने साथ कार्बाइन ले आया। बाद में कार्बाइन के बट नंबर के मिलान से इस हत्या का भी खुलासा हुआ। जो संदेही हमारे हाथ लगा है उसका नाम संदीप यादव है, 32 वर्ष का है और फौज में यह लांस हवलदार के पद पर पदस्थ है। और ये भी बताना चाहूंगा कि मार्च 2022 से भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। पूछताछ जब आरोपी से की कि इसे कहां से प्राप्त हुई, इसके द्वारा एक घटनाक्रम उजागर किया गया कि वाराणसी और लखनऊ के बीच रेल यात्रा के दौरान इसके द्वारा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के पास एक सिपाही से चाकूबाजी घटना करके गन छुड़ाई गई थी। दोनों गन के जो बट नंबर सीरियल नंबर गुदा हुआ है वह हमारे द्वारा मैच पाया जा रहा है। आरोपी संदीप यादव छिंदवाड़ा के ही चारगांव का रहने वाला है। साल भर से वो फौज से भागा हुआ है। उस पर बैंक और कई लोगों का कर्जा भी है। सेना से भगोड़ा, व्यापार में घाटा, बैंक से लोन और उसे चुकाने के लिए व्यापारी पर हमला, हत्या की कोशिश और अब जिस हथियार से हमला हुआ यानी कार्बाइन, उसका यूपी कनेक्शन सामने आ गया है। वाकई संदीप यादव इस मामले का आरोपी बुरी तरह से घिरा हुआ है। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हरदोई में एक शख्स ने एनजीओ के नाम पर गरीब महिलाओं से ठगी की है। उसने 400 महिलाओं को 3000 रुपए महीने पर अगरबत्ती बनाने के लिए रखा। इन महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 1160 रुपए लिए गए। तकरीबन 3 लाख के आसपास पैसा लेने के बाद ये शख्स अब गायब है। अगरबत्ती बना रही ये महिलाएं बेहद गरीब घरों की हैं। इनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन इनसे भी एक शख्स ने अगरबत्ती बनाने का काम देने के नाम पर पैसे ठग लिए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से या फिर किसी से लेकर ये पैसे दिए, लेकिन अब वो शख्स गायब है। को बुला करके जोड़ करके ये कहा गया कि सब खाली बैठी हो अपने अपने घर पे, मतलब हम तुमको वर्क दे रहे हैं। तो हमने सोचा चलो सही इसी से चल जाएगा। और हमारे घर में भी ऐसे ही दिहाड़ी करते हैं, हमने भी ऐसे ले दे कर आप लोगों से किसी से मतलब लेके पैसे जमा किया है। 1165 रुपए जमा किए हैं। तो हम सोचा चलो इसी से ये सही रहेगा। घर में भी मैंने कह दिया कि अब चिंता करने कोई नहीं, बच्चों के लिए भी सही हो जाएगा। अब 3000 रुपए महीने मिलेंगे तो थोड़ा खर्चा हो मतलब सही हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी। तो हमारे घर में भी कहने लगे चलो ये सही रहेगा। लेकिन 3-4 महीने हो गए, अब मतलब कोई पता ही देता नहीं। पैसा तो पैसा रहे, उनका भी तो पता नहीं कि आएंगे कि नहीं। सर हम लोगों का कांटेक्ट उनसे फ़ोन के द्वारा हुआ। नासिर सिद्दीकी हैं,
उन्हीं ने फ़ोन किया था सर कि आप लोग ग्रुप बनाना। ये लोग घूमते रहते थे सर, महिलाओं से संपर्क करते रहते थे कि आप ग्रुप बना के काम करिए। चूँकि सर महिला कल्याण हेतु हम लोग जुड़े हुए थे, हम और मंजू दीदी, हम लोग कई लोग मिलकर कि कुछ महिलाओं को कुछ वर्क दिया जाए सर। यहाँ बहुत गरीबी है और इसी का फ़ायदा उठा के सर उन्होंने महिलाओं के साथ ठग किया है। हरदोई की 400 महिलाएं इस ठगी की शिकार हुई हैं। इनसे इस्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने अगस्त में संपर्क साधा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1165 रुपए लिए, बदले में तकरीबन 20,000 का माल भेजा और उसके बाद गायब हो गए। महिलाओं से ली गई रकम कुल 3 लाख की बनती है। इन्होंने एसपी दफ्तर में इसकी शिकायत की है। इस कार्यालय में कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि स्माइल फॉर वेलफेयर फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है जिसने इनको अगरबत्ती की पैकिंग के लिए काम दिया था और उसके बदले कुछ मानदेय देने की बात की थी। पहले जो महीने में कुछ महिलाओं को मानदेय दिया गया, उसके बाद उन्होंने उससे संपर्क तोड़ लिया है और इसके एवज में उन्होंने कुछ पहले पैसे भी जमा कराए थे। उन महिलाओं का पैसा भी वापस नहीं किया। इसके संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी, फिर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। भुक्तभोगी महिलाओं का आरोप है कि गोरखपुर की इस संस्था ने वहां भी हजारों की संख्या में महिलाओं से ठगी की है। बिना जांच पड़ताल के फौरन भरोसे में बदल जाती है और ठग मजबूर लोगों के इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। हरदोई की महिलाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हरदोई से मोहम्मद आसिफ के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के एम्स की सुरक्षा अब रिटायर्ड सैनिक और अर्धसैनिक बलों के हवाले होगी। इस आदेश ने एम्स में तैनात 3,000 प्राइवेट गार्ड्स के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। संकट में नौकरी है और खतरे में रोजी रोटी। जब से ये सुनी है ये बात, ये चर्चा, कैसे वक्त बीत रहा है फिर? सर रात में नींद नहीं होती है, हर समय बाल बच्चे की तरफ दिमाग रहता है, टेंशन में रहते हैं कि कैसे हम लोग जिएंगे। हम लोगों का रोजी रोटी का सवाल है। मैं तो मोदी जी से भी, आपसे मीडिया भाइयों से आपसे निवेदन करूंगा कि ये इस खबर को मोदी जी तक पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाए कि हम लोगों को गरीब आदमी, एक देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हुआ है, हम लोगों को गार्ड हैं, गार्ड का औकात क्या होता है। डर भी है, तकलीफ भी। डर इस कदर कि बात रखने की हिम्मत तो है पर चेहरा सामने लाने की नहीं। तकलीफ इस बात की भी कि एम्स से दशकों पुराना रिश्ता एक फरमान से खत्म होने वाला है। आफत रोजी रोटी पर आने वाली है। एम्स के एक आदेश के मुताबिक रिटायर हो चुके फौजियों के कल्याण को लेकर काम करने वाले पुनर्वास महानिदेशालय के जरिए ही सिक्योरिटी स्टाफ रखा जाएगा। इससे एम्स की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी और पूर्व फौजियों के कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। कई बरसों से एजेंसीज तो बदल रही हैं, पर गार्ड वही बने रहते हैं। इसकी वजह से कैंपस में दलालों की हरकतें भी बढ़ रही हैं। सर हम लोग 2012 से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस समय एम्स में 6,500 रुपया मिलता था 8 घंटे का, तब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आज हम लोग 3,000 गार्ड हैं। 3,000 का रोजी रोटी का सवाल है। हर जगह का गार्ड यहाँ काम कर रहा है, सबका रोजी रोटी का सवाल है। कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा सर। दिल्ली एम्स में 2 सिक्योरिटी एजेंसियां SIS और स्विफ्ट के करीब 3,000 गार्ड तैनात हैं। अब संकट हर किसी के सामने है। नौकरी जाने की चिंता है, परिवार चलाने की चुनौती भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।